नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 7 बज चुके हैं और समय हो गया है जवाब तो चाहिए का। जवाब तो चाहिए की शुरुआत करेंगे लेकिन उसके पहले सीधे आपको ले चलते हैं यूपी के कानपुर, जहां पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मेगा रोड शो कर रहे हैं। उसकी तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो को लेकर पहले ही जबरदस्त तैयारियां यहां पर की जा चुकी थी। ये सीधी तस्वीरें अब आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने जहां पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसके साथ ही इस गाड़ी पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद हैं और भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति, फूलों की वर्षा करते हुए यहाँ पर लोग जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि पुष्प वर्षा आप देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हो रही है। उसकी सीधी तस्वीरें फिलहाल आपको दिखा रहे हैं। कानपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और ऐसा पहली बार हो रहा है जब कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये मेगा रोड शो किया जा रहा है, जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा थी क्योंकि इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर तो कई बार गए, लेकिन इस तरीके से रोड शो जो है वो पहली बार यहां पर कर रहे हैं, जिसको लेकर कानपुर वासियों में जबरदस्त उत्साह, उमंग, ऊर्जा और जोश जो है वो देखने को मिल रहा था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए, उनको निहारने के लिए, उनको देखने के लिए भारी संख्या में लोगों की जो उपस्थिति है वो यहाँ पर मौजूद है। हर वर्ग के लोग जो हैं वो आपको इन तस्वीरों में दिखाई पड़ेंगे, चाहे वो महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, युवा हों या व्यापारी वर्ग हों, यानी कि हर वर्ग जो है वो आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा। आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से यहाँ पर लोगों का जो अभिवादन है उसको भी स्वीकार कर रहे हैं और कमल का फूल उनके हाथ में मौजूद है। कमल का फूल जो कि बीजेपी का चुनाव चिन्ह भी है और उसको अपने हाथ में लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ लोगों के बीच यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल रामेंद्र, और लोगों का अभिवादन भी वो स्वीकार कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो। जहां तक भी नजर जा रही है, जो लोगों की भीड़ है वो जाहिर तौर पे नजर आ रही है। हालांकि सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम है वो भी किए गए हैं, लेकिन लोगों में एक अलग उत्साह प्रधानमंत्री को देखने का, उनकी झलक पाने का, और उसी वजह से रोड शो में हम देख सकते हैं किस तरीके से जो भव्य स्वागत है पहले वो किया गया प्रधानमंत्री का, और उसके बाद अब सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कैसे कैसे जो प्रधानमंत्री हैं वो उस रोड शो में आगे बढ़ते जाएंगे और वो उनको अपने सामने देख पाएंगे। साथ ही रामेंद्र, जानना चाहेंगे आपसे जो रोड शो की अगर खासतौर से बात की जाए, क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ जो प्रत्याशी हैं वो मौजूद और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के भूपेंद्र सिंह चौधरी, वो भी जैसा बता रहे थे हमें कि वो भी इसमें मौजूद रहेंगे, और खासतौर से जो तमाम नेता हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है जब चुनाव प्रचार की हम बात करते हैं, और फिर चाहे सीट कोई भी हो। बिल्कुल, तो देखिए प्रधानमंत्री की जो तैयारियां की गई वो इस तरह की गई हैं। यहाँ अलग अलग क्षेत्रों के जो 27 ब्लॉक बनाए गए हैं, अलग अलग क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं को यहाँ बैठाया गया है। मुस्लिम समुदाय के लोग अलग ब्लॉक में बैठाए गए हैं। जो कल्चर है, साहित्य है, संस्कृति है, उस तरीके से बांटा गया है। तो केवल हिंदू ही नहीं, मुसलमान महिलाएं भी उनका नागरिक अभिनंदन कर रही हैं, उन पर पुष्प वर्षा कर रही हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, यूपी के कानपुर की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर मेगा रोड शो में भाग ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जैसा कि हमने आपको बताया कि भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति यहां पर देखने को मिल रही है। जहां भी आपकी नजर जाएगी आपको लोग ही लोग नजर आएंगे और प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए, उनसे मिलने के लिए और उनको अपना समर्थन देने के लिए लोगों की भीड़ यहाँ पर जुटी हुई है। और जैसा कि इसके पहले भी हमने आपको बताया कि हर वर्ग के जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे। खासतौर पर युवाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो क्रेज देखने को मिलता है वो आज इस मेगा रोड शो के दौरान भी देखने को मिल रहा है। लोग आप देखिए अपनी जो मोबाइल की टॉर्च है उसको जलाकर उपस्थिति दर्ज कराते हुए यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनको मायूस नहीं कर रहे हैं, उनको निराश नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बीजेपी का जो चिन्ह है, जो कमल का फूल है, उसको अपने हाथों में लिए। हालांकि न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि आप देखिए इस गाड़ी के सामने जितनी भी महिलाएं चल रही हैं उनके हाथों में भी आपको ये नज़र आएगा। और बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है कमल का फूल, उसको लेकर यहाँ पर प्रचार किया जा रहा है और पहले से ही इसकी तैयारी यहाँ पर की गई थी। और आपको बता दें कि कानपुर में ऐसा पहली बार हो रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके से कोई बड़ा रोड शो जो है वो कर रहे हैं। कानपुर वासियों का भी उनको भरपूर प्यार मिल रहा है और जो बीजेपी प्रत्याशी हैं कानपुर से वो भी यहाँ पर प्रधानमंत्री के साथ मौजूद हैं। सीएम योगी को भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। बीजेपी के लिए कानपुर क्यों जरूरी है, ये भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बीजेपी के लिए कानपुर इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बीजेपी ये चाहती है कि 80 की 80 सीटें, यानी कि एक ऐसा सूबा जो देश का सबसे बड़ा सूबा है,
एक ऐसा प्रदेश जहां पर लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं, 80 सीटें, और बीजेपी ने यह टारगेट रखा है कि अगर एनडीए को 400 पार करना है, बीजेपी को 370 लाना है, तो उसमें यूपी की जो भूमिका है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो 80 में से 80 सीटें किस तरीके से हासिल की जाएं, इसी की कोशिश में यहाँ पर बीजेपी जो है वो लगी हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं। और यही वजह है कि फिलहाल एक एक सीट, एक एक लोकसभा क्षेत्र जो है वो मायने रखता है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पूरा जोर लगा दिया गया है, किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनका जमकर हाथ बटाते हुए नजर आ रहे हैं, और जहां भी वो जा रहे हैं सबसे ज़्यादा वो यही बात कहते नजर आते हैं कि आप देखिए पहले किस तरीके से प्रदेश में गुंडा राज चलता था, किस तरीके से समाजवादी पार्टी के समय में गुंडे जो हैं, जो बदमाश हैं, उनकी तूती बोलती थी, जो माफिया हैं वो अपने कामों को अंजाम देते थे। लेकिन जब से हमारी सरकार आई है, यानी कि जब से बीजेपी की सरकार प्रदेश में आई है 2017 के बाद से लगातार हमने देखा है कि किस तरीके से यहाँ पर परिस्थितियाँ जो हैं वो पूरी तरीके से बदल गई। 2017 से 2022 तक सरकार चली, और उसके बाद फिर 2022 से और अब तक वर्तमान में सरकार लगातार चल रही है। और योगी आदित्यनाथ की जितनी तारीफ की जाए मुख्यमंत्री की उतना कम है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से प्रशासन पर पकड़ बनाई, प्रशासन को और ज़्यादा, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी हर ओर प्रशंसा हो रही है, खासतौर पर सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। क्योंकि लोगों के बीच अगर आप जाएंगे तो लोग इस बात को कहते हुए आपको नजर आएंगे कि कोई काम, देखिए काम तो विकास के काम तो हो ही रहे हैं, विकास के कामों में तो कोई कमी है ही नहीं। डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार जो है वो विकास की रफ्तार को तो आगे बढ़ा ही रही है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था उत्तर प्रदेश के लिए वो था कि यूपी की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए, इसको मजबूत किया जाए, क्योंकि ये लचर जो कानून व्यवस्था थी उसकी वजह से अपराधियों के हौसले बुलंद थे, बदमाशों के हौसले बुलंद थे, गुंडों के हौसले बुलंद थे, माफियाओं के हौसले बुलंद थे। उस पर किस तरीके से काबू पाया जाए, तो पिछले अगर हम 7 सालों की बात करें खासतौर पर, तो पिछले 7 सालों में यूपी में एक बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिला है। और जब भी लोगों के बीच में आप जाते हैं तो आप ये पाते हैं कि लोग आपको ये ज़रूर कहते दिखेंगे कि जो गुंडा राज है वो यहाँ पर पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, गुंडा राज आपको नज़र नहीं आएगा। हमारी जो बहन बेटियाँ हैं यूपी में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाती हैं। वो रात को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे भी घर से अगर बाहर निकलती हैं तो जो पहले डर था, जो खौफ पहले रहता था, पहले जो मन चले थे उनको खतरा रहता था उनसे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब परिस्थितियां जो हैं पूरी तरीके से बदल चुकी हैं, और यूपी की जो कानून व्यवस्था है वो ऐसी हो गई है कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। जो शौहदे हैं, जो छेड़छाड़ी करने वाले जो बदमाश थे, जो गुंडे थे, जो लफंगे थे, अब क्योंकि सीएम योगी तो बिल्कुल साफ कह चुके हैं कि या तो बदमाश जो हैं वो बदमाशी छोड़ दें या फिर प्रदेश छोड़ दें। और यही वजह है कि इसका इतना खौफ देखने को मिला, इसका इतना असर देखने को मिला कि हमने देखा कि किस तरीके से बहुत सारे ऐसे गुंडे बदमाश थे जिन्होंने पुलिस के सामने जाकर सरेंडर कर दिया, क्योंकि वो भी जानते हैं कि एक ना एक दिन उनको फंसना होगा, कानून के शिकंजे में वो आएंगे और वो इससे बच नहीं सकते हैं। यही वजह है कि यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर भी, खासतौर पर राम मंदिर का जिस तरीके से निर्माण हुआ, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, इसके पहले कि भगवान श्री राम का अयोध्या में राम मंदिर जो है पावन, पवित्र, पुनीत, दिव्य, भव्य, नव्य मंदिर बनकर पूरी तरह से तैयार है, और उसका उद्घाटन किया गया, प्राण प्रतिष्ठा हुई। उसके बाद से प्रदेश में और ज़्यादा माहौल जो है वो बीजेपी के पक्ष में बन गया, और राम लहर देखने को मिल रही है, जो प्रभु श्री राम की लहर यूपी में देखने को मिल रही है, उसी का बीजेपी फ़ायदा उठाकर बीजेपी चाहती है कि 80 की 80 सीटें किसी भी सूरत में यहाँ से निकाली जाएं। और अगर बीजेपी ऐसा करने में कामयाब रहती है तो बीजेपी को 370 और एनडीए को 400 पार करने से कोई नहीं रोक सकता है। इस बात को बीजेपी भी बखूबी जानती है, और यही वजह है। और वैसे भी देखो, राजनीति में तो कहा जाता है, आपने सुना होगा कि अगर दिल्ली की गद्दी तक आपको पहुँचना है, दिल्ली की सत्ता तक आपको पहुँचना है, तो उसमें आपको यूपी को साधना होगा, क्योंकि दिल्ली की गद्दी जो है, दिल्ली की जो कुर्सी है, दिल्ली की जो सत्ता है, उसको अगर आपको पाना है तो वो यूपी से होकर ही गुजरेगी। सबसे पहले आपको यूपी के इस पड़ाव को पार करना होगा, उसके बाद आपके लिए दिल्ली दूर नहीं है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 80 की 80 सीटों का टारगेट लेकर चल रहे हैं। सीएम योगी बार बार ये कह रहे हैं, वो जो तमाम जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, जो यूपी सरकार के मंत्री हैं, जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी ओर से बार बार इस बात का दावा किया जा रहा है कि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। इस बार 80 की 80 सीटें हम ही जीतने वाले हैं, और ना तो समाजवादी पार्टी के खाते में कुछ जा रहा है और ना ही कांग्रेस पार्टी के खाते में कुछ जा रहा है। हालांकि इस बार के हम अगर राजनीतिक समीकरणों की बात करें या हम इसको देखें, एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ इंडिया,
या इंडी गठबंधन, यानी इन दोनों के बीच की लिए लड़ाई है। लेकिन यहाँ पर एनडीए की जो लहर है, खासतौर पर बीजेपी की जो लहर है, वो एक तरफा नजर आ रही है यूपी में। और इसका जो सबसे बड़ा असर है वो वही 2-3 मुद्दे जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावी नजर आते हैं। सबसे पहले अगर किसी मुद्दे की बात होती है, किसी मुद्दे की चर्चा होती है, तो ये कहा जाता है कि भाई 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद भगवान श्री राम का वो भव्य नव्य दिव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ, पावन पवित्र पुनीत, जिसके बारे में जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। और राम भक्त जो है वो उसको लेकर बहुत ज़्यादा खुश नज़र आते हैं। और वो कहते भी हैं कि 500 सालों का एक लंबा संघर्ष हमने किया, उसके बाद आज हमने अपने प्रभु श्री राम को इस नव्य दिव्य और भव्य मंदिर में देखा है। और न जाने कितनी पीढ़ियाँ आई और कितनी पीढ़ियाँ चली गईं, लेकिन ये सौभाग्य हमें मिला है और ये इतना आसान नहीं है। अगर इसका किसी को भी क्रेडिट जाता है तो पूरा का पूरा इस सरकार को, बीजेपी सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, सीएम योगी आदित्यनाथ को इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है। हालांकि तमाम जो विपक्षी दल हैं, जब उनसे आप बात करेंगे तो वो तो आपको यही कहते नजर आएंगे कि भाई क्रेडिट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, अदालत के फैसले के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ। लेकिन सच तो यही है कि जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी, राजनीतिक इच्छा शक्ति की अगर कमी होगी तो फिर कोई भी काम संभव नहीं है। आप काम को कर ही नहीं सकते जब तक आप नहीं चाहेंगे, जब तक एक इच्छा शक्ति जिसको कहते हैं बर्निंग डिजायर, जब वो नहीं होगी, एक आग आपके अंदर नहीं होगी कि नहीं इस काम को तो मुझे हर हालत में करवाना है, इस काम को तो हर हालत में मुझे निपटवाना है, ये काम तो मैं करके ही दम लूंगा, जब तक ये ऐसी इच्छा शक्ति नहीं मिलेगी तब तक आप कितना भी जोर लगा लीजिए कुछ नहीं होगा। और यही वजह है कि चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, ये सभी की सभी पार्टियां जो हैं वो यूपी के लोगों को इसी तरीके से ठगती रहीं। भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया, परिवारवाद को बढ़ावा दिया गया और यूपी का जो खजाना है वो लुटता रहा। राम मंदिर की किसी को चर्चा नहीं थी, बाबरी की पैरवी वो करते रहे। और यही वजह है कि प्रदेश की जनता को अभी अब समझ आ गया है कि इन लोगों के दिन अब लग चुके हैं। इस देश के अंदर सिर्फ एक ही पार्टी है, एकमात्र ऐसी पार्टी है जो इस देश को आगे ले जा सकती है, इस प्रदेश को आगे ले जा सकती है, इस देश का चहुमुखी विकास कर सकती है। और इस देश को अगर दुनिया की 5वीं महाशक्ति अगर बना दिया है, आर्थिक महाशक्ति अगर बना दिया है, तो उसका पूरा का पूरा जो क्रेडिट है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि अभी तक जो आपने देखा है वो तो सिर्फ ट्रेलर है, सिर्फ ट्रेलर आपने देखा है, लेकिन पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है, पूरी फिल्म तो अभी बाकी है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि आप धारा 370, 35A की बात कर लीजिए, आप 3 तलाक की बात कर लीजिए, आप राम मंदिर की बात कर लीजिए, आप उस लाभार्थी वर्ग की बात कर लीजिए जो पीएम मोदी का बहुत ज़्यादा मुरीद आपको दिखाई पड़ता है, जिनको महीने में 2-2 बार राशन मिल रहा है और राशन की मात्रा को बढ़ाया भी गया। और इसके साथ ही किसानों की अगर हम बात करें तो किसानों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, उनके खाते में भी 2000 रुपये की वो किस्त जो है वो हर तीसरे महीने में पहुंच जाती है। तो जो किसान है वो भी उससे बहुत ज़्यादा खुश जो है नज़र आ रहा है। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो कोई और वर्ग हो, यानी कि ये सभी के सभी वर्ग जो हैं वो खुश नज़र आते हैं। और ख़ासतौर पर यूपी में और बिहार में इन दोनों के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो जातिगत समीकरण होते हैं, जो जाति आधारित जो राजनीति है वो बहुत ज़्यादा प्रभावी है। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, यानी कि 2014 के बाद से ये सारी बातें मिथक साबित हुई, ये सारी बातें गौण हो गई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना एक ऐसा वर्ग तैयार किया जिसके बारे में चर्चा की जाती है और उस वर्ग का नाम है लाभार्थी वर्ग, यानी कि जिसको सीधा फ़ायदा मिलता है, चाहे वो हमारी बहनें हों, महिलाएँ हों, माताएँ हों, जिनके लिए एक बड़ा कदम भी उठाया गया। आपको याद होगा कि संसद का विशेष सत्र बुलाया गया नए संसद भवन में और उसमें महिला आरक्षण बिल जो है वो पास किया गया। हालांकि उसको लागू होने में अभी समय है, लेकिन फिर भी महिलाओं को तो ये समझ आ रहा है ना, हमारी बहन बेटियों को तो ये समझ आ रहा है कि ये सरकार किस तरीके से हमारे लिए आधी आबादी के लिए काम कर रही है। और यही वजह है कि भरपूर समर्थन महिलाओं का भी पीएम मोदी को मिल रहा है, इस सरकार को मिल रहा है। और 2014 हो या फिर 2019, महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा अहम रही। महिलाओं ने भर भर कर वोट दिए और आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी की वोटों से झोली भर दी। मुस्लिम महिलाओं ने 3 तलाक का जो एक कलंक था, किस तरीके से उनको परेशान किया जाता था, उनको प्रताड़ित किया जाता था, उनको हैरेसमेंट दी जाती थी, उसको लेकर भी पीएम मोदी ने 3 तलाक को जैसे ख़त्म करने का फैसला किया, जैसे ये कानून बना देश के अंदर, उसके बाद मुस्लिम जो महिलाएं हैं वो भी बहुत ज़्यादा इससे उत्साहित नजर आई, खुश नजर आई। और यही वजह है कि 2019 में 2014 से भी प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी एनडीए सरकार बनाने में कामयाब हो गए। और अब बारी है 2024 की। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं
ये तस्वीरें अपनी कहानी खुद बयां कर रही हैं और इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा आप आसानी से लगा सकते हैं कि किस तरीके से यूपी में बीजेपी की लहर देखने को मिल रही है, एनडीए की लहर देखने को मिल रही है। और अगर यही उत्साह, यही उमंग, यही जोश बना रहता है, यही ऊर्जा अगर लोगों की दिखती रही तो वो दिन दूर नहीं जब 4 जून को नतीजे हम सबके सामने होंगे, जिसमें आप देख पाएंगे कि एनडीए ने 400 पार कर लिया है, बीजेपी ने 370 पार कर लिया है। और इसी के साथ बीजेपी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इतिहास रच दिया है और एक बड़ी लकीर जो है वो दूसरों के सामने खींच दी है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी कितनी भी जोर लगा ले, कितना भी जोर लगा ले और कितनी भी कोशिश कर ले, कांग्रेस पार्टी भी इस बात को समझ रही है कि रेस में वो बहुत ज़्यादा पिछड़ चुकी है। 2 दौर का चुनाव हो चुका है, यानी कि 543 सीटों पर ये चुनाव हो रहा है और उनमें से अगर देखा जाए तो 190 सीटों का चुनाव, 190 सीटों पर अब तक वोट डाले जा चुके हैं। और बीजेपी की ओर से, केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से इस बात का दावा किया गया, आपने सुना भी होगा कि सैकड़ा पार हो चुका है। सैकड़ा पार हो चुका है का मतलब ये है कि वो ये कहना चाहते हैं कि 190 सीटों में से कम 100 से 125 सीटें जो हैं वो हम लेने जा रहे हैं, वो सीटें हम जीतने जा रहे हैं और इसमें हमें कोई नहीं रोक सकता है। अब बारी है तीसरे फेज़ की। तीसरे फेज़ के चुनाव के लिए अब ये जो जोर जो है बीजेपी की ओर से लगाया जा रहा है। 7 मई को वोट डाले जाएंगे। 12 राज्यों की 95 सीटों पर ये वोटिंग होनी है, जिसमें यूपी की 10 सीटें शामिल हैं। 10 सीटों पर यूपी की ये वोटिंग होगी, उसमें और भी राज्यों की सीटें शामिल हैं। लेकिन यूपी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यूपी में जैसा कि हमने आपको बताया कि कुल मिलाकर के 7 चरणों में ये लोकसभा का चुनाव जो है संपन्न कराया जाएगा चुनाव आयोग की ओर से, जिसमें 2 फेज़ हो चुके हैं। लेकिन यूपी में हर फेज़ में, यानी कि 7 फेज़ में यूपी में चुनाव होना है। पहले फेज़ में 8 सीटों के लिए वोटिंग हुई और यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई सीटें इसमें शामिल थीं। जाटलैंड, दूसरे फेज़ की बात करें तो वहाँ भी 8 सीटों पर ही वोटिंग हुई। लेकिन अब बारी है तीसरे फेज़ की और तीसरे फेज़ में जैसा कि हमने आपको बताया कि 10 सीटों पर ये वोटिंग होनी है और बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है कि इन 10 की 10 सीटों पर किस तरीके से विजय हासिल की जाए। क्योंकि इन 10 में से बीजेपी के पास अभी भी मौजूदा स्थिति की बात करें या वर्तमान की बात करें तो 8 सीटें हैं बीजेपी के पास, अभी भी 8 सीटें हैं इन 10 में से, जिनमें तीसरे फेज़ में चुनाव होना है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी किस तरीके से यहाँ पर मजबूत दिखाई पड़ती है। लेकिन बीजेपी ये चाहती है कि इन 10 सीटों पर, ऐसा नहीं है कि 10 में से 8 ही हमें जीतनी है, इन 10 की 10 सीटों पर कमल खिलाना है। इसी कोशिश में, इसी जद्दोजहद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं और एक लंबी लकीर जो है वो खींचते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को कुछ समझ नहीं आ रहा है और कांग्रेस पार्टी में तो भगदड़ मची हुई है। चुनाव के बीच में अगर किसी पार्टी के अंदर, देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी, हालांकि बड़ी पार्टी तो अब नहीं रह गई है लेकिन पुरानी पार्टी तो ज़रूर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी ना केवल देश की बल्कि दुनिया की, जिसके 18.5 करोड़ वर्कर्स हैं बीजेपी के, 18.5 करोड़। अब अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से बीजेपी ने एक ये बड़ा अचीवमेंट जो है वो हासिल किया। और बीजेपी की जो रणनीति है उसकी दुनिया कायल है और किसी भी जो राजनीतिक पार्टी है, कोई भी दल है, उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि वो किस तरीके से इस पर काम करे, किस तरीके से इस पर आगे बढ़े। क्योंकि ये जब जो दूसरे दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीएसपी हो या वो जेडीयू हो, चाहे वो आरजेडी हो, हालांकि जेडीयू तो अब एनडीए का हिस्सा है, लेकिन आरजेडी हो या बाकी पार्टियाँ हों, दूसरे जो क्षेत्रीय दल हैं, आम आदमी पार्टी हो, हालांकि आम आदमी पार्टी तो अब क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी वो बन चुकी है, लेकिन मैं क्षेत्रीय दलों की बात कर रहा हूं, चाहे बाकी के दल हों, तो इन दलों की भी अगर आप बात करेंगे तो ये आपको समझ आएगा कि जहां से सोचना शुरू करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां उस बात को ख़त्म करने पर आमदा हो जाते हैं। यानी कि उनको ये भी पता है कि किस फेज़ में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको उठाना है और किस फेज़ में कौन से मुद्दे को उठाने से उनको फ़ायदा होगा। और यही वजह है कि जहां पहले फेज़ में ये कहा जा रहा था कि बीजेपी थोड़ी सी हल्की दिखाई पड़ रही है, और सेकंड फेज़ में किस तरीके से तमाम तरह के मुद्दे उन्होंने उठाए और उसका ज़बरदस्त असर देखने को मिला। और सच्चाई यही है कि सेकंड फेज़ में बीजेपी जो है वो बाकी दलों से बहुत आगे निकल गई। यही वजह है कि बीजेपी की ओर से इस बात का दावा किया जा रहा है कि वो इस बार यूपी में 80 का 80 और एनडीए 400 पार, बीजेपी 370 पार हर हाल में जीतेंगे, किसी तरह की कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। और कांग्रेस पार्टी तो अपने ही जाल में फंसती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी की ओर से ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो ऐसे ऐसे अनर्गल बयान दे रहे हैं जो बीजेपी को जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यही है, देखिए चौंकाने वाली बात तो ये है जब जो इंडी गठबंधन के नेता हैं और इंडी गठबंधन के जो पार्टनर हैं, अलायंस पार्टनर हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो टीएमसी हो और चाहे वो खुद कांग्रेस हो, भाई इनके तमाम नेता, आपने सुना भी होगा कि किस तरीके से वो बीजेपी और एनडीए को वोट देने की अपील करते हुए कई मंचों से नजर आते हैं।
हाल ही में आपने सुना होगा अधीर रंजन चौधरी को, पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन चौधरी एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे और उनका आप देखिए बीजेपी से उनकी ऐसी नफरत, उन्होंने कहा कि नहीं टीएमसी से उनकी ऐसी नफरत जिसमें वो कहते हैं कि आप अगर कांग्रेस को नहीं जिताना चाहते हैं तो आप बीजेपी को जिता दीजिए, आप एनडीए को जिता दीजिए। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव ने कहा कि पूर्णिया में वो जाते हैं, चुनावी रैली को संबोधित करते हैं और वहाँ वो कहते हैं कि आप या तो बीमा भारती को जिताइए, हमारे नेता को जिताइए, हमारे प्रत्याशी को जिताइए, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप एनडीए को जिता दीजिए। ये जो लड़ाई है वो इंडिया और एनडीए के बीच में है। अगर इंडिया को आप जिताना नहीं चाहते हैं तो आप एनडीए को जिता दीजिए। साफ बात है। ये बात वो कहते नजर आते हैं। तो एक तरफ आपने देखा होगा कि किस तरीके से अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव जो हैं वो खुद बीजेपी के समर्थन में प्रचार करते नजर आए और एक चुनावी मंच से वो ये कहते हैं कि आप बीजेपी को जिताइए। अखिलेश यादव यहाँ पर हमारे मौजूद हैं लेकिन फिर भी आप बीजेपी को जिताइए। तो आप देखिए किस तरीके से कि ज़बरदस्त बैटिंग करते हुए इंडी गठबंधन के जो नेता हैं, इंडी के जो अलायंस पार्टनर हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। यानी कि वो भी चाहते हैं कि इस देश को अगर आगे लेकर जाना है, देश हित में अगर कोई काम करना है, इस देश को अगर नई ऊंचाइयों पर कोई ले जा सकता है, देश के विकास को और ज़्यादा एक नए लेवल पर कोई लेकर जा सकता है तो उसका नाम है, उस नेता का नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो तस्वीरों में आपको फिलहाल नज़र भी आ रहे हैं। उस नेता का नाम है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो आपको इन तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। तो यानी कि जो विपक्ष के तमाम नेता हैं उनके जुबान पर हो सकता है कि राहुल गांधी हों, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनके दिल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बसते हैं, उनके दिल में बीजेपी बसती है, उनके दिल में एनडीए बसता है। और यही वजह है कि गाहे बगाहे, हालांकि जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं स्लिप ऑफ टंग था, लेकिन देखिए स्लिप ऑफ टंग एक बार हो सकता है, दो बार हो सकता है, एक नेता से हो सकता है, दो नेता से हो सकता है, लेकिन अगर इतने नेता स्लिप ऑफ टंग कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि स्लिप ऑफ टंग नहीं, ये जानबूझकर आप अपने दिल की बात को, आप अपने जो आपके जहन में है, जो आपके मन में है, जो आपके दिल में है, आप उसको मुंह पर लेकर आ रहे हैं। यानी कि आपके दिल की बात आपकी जुबान पर आ रही है और इसीलिए देश की जनता भी, प्रदेश की जनता भी इसको बखूबी समझ रही है कि इस देश को अगर आगे लेकर जाना है तो इस देश के लिए बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्योंकि पिछले 10 साल में जिस तरीके से लगातार उन्होंने काम किया, पिछले 10 साल में जिस तरीके से बीजेपी लगातार चहुमुखी विकास देश का करती रही, तमाम तरह के ऐसे मुद्दे थे जिसके बारे में ये कहा जाता है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको कहते नज़र आ जाएंगे कि भैया अगर इस मुद्दे को आपने छू दिया तो देश के अंदर खून की नदियां बह जाएंगी, देश के अंदर हिंसा हो जाएगी, आग लग जाएगी, पता नहीं क्या क्या बोला जाता था। लेकिन एक एक करके उन सब मामलों को निपटा दिया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बता रहे हैं कि अभी तो ये ट्रेलर है, आपने जो देखा है ये सिर्फ ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है, अभी पूरी फिल्म बाकी है। यूसीसी के लिए भी ऐलान कर दिया गया है कि तीसरे टर्म में यूसीसी और जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है, जनसंख्या नियंत्रण कानून जिसकी हम लगातार वकालत करते रहें, जिसके बारे में हम बार बार ये कहते रहें कि सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हमारी इस मांग पर अपनी मुहर लगा चुके हैं और उन्होंने भी इस बात की ओर इशारा कर दिया है कि अपने तीसरे टर्म में वो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे, वो इस पर काम करेंगे और संसद से इसको पास करवाएंगे, पारित करवाएंगे। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अब वो तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं जिनका जिक्र हम भी इसके पहले लगातार करते रहे हैं, चाहे वो 3M का मामला हो, मंगलसूत्र की बात आई, मुसलमान की बात आई, हिंदू की बात आई, विरासत टैक्स की बात आई, जजिया कर की बात आई, और आपने देखा होगा कि ये भी मुद्दा उठाया जा रहा है कि भाई जिस तरीके से, हालांकि कांग्रेस पार्टी के लिए कोई नई बात तो है नहीं, कांग्रेस पार्टी तो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए बखूबी जानी भी जाती है और कांग्रेस ने जिस तरीके से कर्नाटक में मुसलमानों को आरक्षण दिया है ओबीसी से, उसको लेकर भी पीएम मोदी लगातार उन पर सवाल खड़े करते रहे कि भाई आपने किसी खास वर्ग को आरक्षण देने के लिए, उनको लाभ देने के लिए किसी दूसरे के हक पर डाका डालने का ये काम किया है, लेकिन हम इसको नहीं होने देंगे, ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ओबीसी, एससी, एसटी और दलितों को आरक्षण मिलता रहेगा, उनको उनका अधिकार मिलता रहेगा और दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है कि उनको आरक्षण देने से मिल जाए। हालांकि आरक्षण को लेकर आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ देखे होंगे कि किस तरीके से डीप फेक के जरिए इन वीडियोज़ को बनाया गया
और उसके बाद पीएम मोदी की आधी अधूरी बात को वायरल किया गया। गृहमंत्री अमित शाह की आधी अधूरी बात को, उनके आधे अधूरे बयान को वायरल किया गया। हालांकि कार्रवाई हो गई। गृहमंत्री के डीप फेक वीडियो को लेकर तो कांग्रेस पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता ही गिरफ्तार हुए। तो आप ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी को बदनाम करने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए, गृहमंत्री अमित शाह को बदनाम करने के लिए और बहुत सारी ओछी हरकतें की गई, लेकिन उसका नतीजा जो है वो अभी तक सिफर ही रहा है। और न केवल इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, बल्कि हालांकि अब शहजादे आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो राहुल गांधी को शहजादे करके संबोधित करते हैं, लेकिन अब शहजादे के बाद शहंशाह की जो एंट्री है वो भी हो गई है इस चुनाव में। तो ये सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो जो है वो आप देख पा रहे हैं। रोड शो के बाद यानी कि गाड़ी पर अभी वो सवार थे, लेकिन अब उससे नीचे उतरकर यहाँ मौजूद जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तमाम जो नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं, सभी से हाथ मिला रहे हैं और उनका अभिवादन भी यहाँ पर वो स्वीकार कर रहे हैं। उनके साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और चलिए अब बात करेंगे लोकसभा चुनाव के बीच बढ़ रहे राजनीतिक तापमान की। देश जैसे जैसे अगले चरण के चुनाव के लिए आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे राजनेता अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने के लिए बयानों की धार को तेज कर रहे हैं। झारखंड के लोहरदगा से बिहार के दरभंगा तक, महाराष्ट्र के पुणे से गुजरात के बनासकांठा तक बयानों का दौर लगातार चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के बाद आज मिथिला की धरती पर यानी कि दरभंगा पहुंचे। यहां उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां आरजेडी और कांग्रेस पर समाज को बांटने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी के साथ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर भी जबरदस्त तंज कसा। उन्होंने कहा कि एक शहजादे ने बचपन से पूरे देश को और दूसरे शहजादे ने पूरे बिहार को अपनी जागीर समझकर रखा। पीएम ने लालू के कार्यकाल के दिनों की भी याद करवाई। तो वहीं शहजादे के बयान पर गुजरात के बनासकांठा पहुंची प्रियंका गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को जवाब दिया। राहुल गांधी को शहजादा कहने पर प्रियंका गांधी खूब बरसी और कहा कि जब राहुल 4000 किलोमीटर चले थे तो पीएम मोदी अपने महल में बैठे थे और उन्हें किसानों की दुर्दशा बिल्कुल समझ नहीं आई, किसानों की हालत उनको दिखी नहीं। तो वहीं प्रधानमंत्री ने लोहरदगा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी की गारंटी है कि जब तक मोदी जिंदा है मैं दलित, आदिवासी, ओबीसी के आरक्षण में से रत्ती भर भी चोरी नहीं करने दूंगा। 10 वर्षों में मोदी ने माओवादी हिंसा से देश के एक बड़े हिस्से को मुक्त कराया है, लेकिन कांग्रेस आज भी माओवादी नक्सलियों का समर्थन कर रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पीएम के इस वार से कांग्रेस चारों खाने चित हो जाएगी? क्या राहुल गांधी की तुलना में प्रियंका गांधी अच्छे से वार पर पलटवार करती हैं? क्या शहजादे और शहंशाह के जुबानी तीर तीसरे चरण में अपना असर छोड़ पाएंगे? और आखिर में सबसे बड़ा सवाल यह कि हर चरण से पहले नेताओं के तीखे होते प्रहार चुनाव के करीब आते आते और तेज हो जाएंगे। आज चर्चा हम इसी को लेकर करेंगे और इसके साथ ही हम आपको सुनवाते हैं सबसे पहले कि नेताओं की ओर से किस तरीके से वार किया जा रहा है और फिर दूसरी तरफ से कैसे
पलटवार हो रहा है। जैसे एक शहजादे दिल्ली में है, वैसे ही एक शहजादे पटना में भी है। एक शहजादे ने बचपन से पूरे देश को और दूसरे शहजादे ने पूरे बिहार को अपनी जागीर समझा है। इन दोनों शहजादों के रिपोर्ट कार्ड एक जैसे ही हैं। इनके रिपोर्ट कार्ड में सिवाय घोटालों और बेलगाम कानून व्यवस्था के सिवाय कुछ भी नहीं है। वो मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं। मैं उनको बताना चाहती हूं, ये शहजादे 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक आपकी समस्याओं को सुनने के लिए चले हैं। मेरी बहनों से मिले हैं, मेरे भाइयों से मिले हैं, किसानों से मिले हैं, मजदूरों से मिले हैं और सबसे प्यार से मिलकर पूछा है कि तुम्हारे दिल में क्या मुश्किलें हैं, तुम्हारे जीवन में क्या समस्याएं हैं, उनको हम हल कैसे कर सकते हैं। और एक तरफ आपके शहंशाह नरेंद्र मोदी जी महलों में रहते हैं। आप प्रधानमंत्री आए थे तो अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि एम्स चालू हो चुका है। तो शोभन में जो हम ही लोगों की सरकार ने स्वास्थ्य मंत्री थे तो दिया था, हम लोगों ने जमीन जा करके प्रधानमंत्री जी एक बार मुआयना कर ले कि स्थिति क्या है। साथियों, दरभंगा का एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, अमृत भारत ट्रेन हो, आधुनिक सड़कें हो, हर तरफ काम हो रहा है। दरभंगा एम्स की अड़चनों को भी दूर किया जा रहा है। ये मोदी की गारंटी है, जब तक मोदी जिंदा है, जब तक मोदी जिंदा है, मैं दलित, आदिवासी, ओबीसी इस आरक्षण में से रत्ती भर भी उनको चोरी नहीं करने दूंगा। ये मेरी आपको गारंटी है। साथियों, कांग्रेस की कुनीतियों ने ही देश को नक्सलवाद की खूनी हिंसा दी। माओवाद ने हमारी कितनी माताओं के लाडलों का जीवन बर्बाद कर दिया। 90 लोग हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं। 90 आईएएस अफसर हैं, बजट को वो बांटते हैं। महाराष्ट्र को कितना पैसा मिलेगा, कर्नाटक कितना जाएगा, सड़कों में कितना जाएगा, डिफेंस में कितना जाएगा, शिक्षा स्वास्थ्य में कितना जाएगा, वो 90 लोग डिसाइड करते हैं। उनकी लिस्ट निकाली मैंने। चलो देखते हैं पिछड़े कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं। 90 में से 3 ओबीसी हैं, 3 दलित हैं, 1 आदिवासी है और बैक ऑफिस में बैठा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मंगलसूत्र को लेकर छिड़ी गई जो बहस है वो भी अब जोर पकड़ती नजर आ रही है। और किस तरीके से इसको लेकर पहले वार होता है फिर पलटवार होता है वो भी आप सुन लीजिए। सीएम योगी और प्रियंका गांधी वाड्रा क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। और दूसरी तरफ कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी आपने देखा होगा। आपने मुगलों का एक क्रूर बादशाह देखा होगा, औरंगजेब, उसका नाम सुना होगा। और कोई मुसलमानों में भी सभ्य मुसलमान परिवार अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता। औरंगजेब सबसे क्रूर मुगल बादशाह था। औरंगजेब ने एक कर लगाया था, उसका नाम है जजिया कर। आज कांग्रेस भी अपने मैनिफेस्टो में
जजिया कर की बात करती है। ये जजिया कर क्या है? जो उन्होंने विरासत टैक्स की बात की है। प्रधानमंत्री आपके सामने झूठ तो बहुत बोलते हैं, लेकिन अब तो फिजूल की बातें करने लग गए हैं। पहले झूठ तक सीमित था, अब अजीब अजीब सी बातें। आपकी 2 भैंसें हैं तो कांग्रेस 1 भैंस चुरा लेगी। पचपन सालों से कांग्रेस की सरकार रही है इस देश में। जरा बताइए किसकी भैंस चुराई हमने? किसी की गहने चुराए? किसी के मंगलसूत्र पे आंच आने दी? तो इसी तरीके से लोकसभा चुनाव के बीच में ये बयान तीर जो है इसी तरीके से आपको हम दिखाते रहेंगे। वार पलटवार का जो सिलसिला है आगे भी जारी रहेगा, वो भी आपको हम बताते रहेंगे, दिखाते भी रहेंगे। पल पल की जो अपडेट है इसी तरीके से आपके पास पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।